हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट हमारा टॉपिक चल रहा है। पार्ट बी को हम कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे इस पार्ट में, ठीक है। ऑल ओवर देखा जाए तो ये 7वां पार्ट है और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इस बुक के लिए, ठीक है। इस बुक में ये जो चैप्टर है वो इतना ही है। हमारा इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। पहला सवाल क्या है, देखो ये रहा आपके सामने। ट्राई कर लो एक बार आप भी फटाफट से इस सवाल को, उसके बाद अपने आंसर को यहाँ से मैच भी कर लो और मेथड भी समझ लो, ठीक है। सवाल कह रहा है आपको कि कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर को अगर आप 2% बढ़ा देते हो तो 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। तो फिर धन कितना था ये आपको ज्ञात करना है। भाई जैसे ही आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दिया तो ब्याज की राशि भी बढ़ गई। देखो मान लो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट R% थी, लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कितनी कर दी, R+2% कर दी। कितना इंक्रीज किया आपने रेट में, 2% का इंक्रीज किया। तो जैसे ही आपने रेट इंक्रीज किया, इस रेट की वजह से ही इंटरेस्ट जो है वो कितना इंक्रीज हो गया, 360 रुपए इंक्रीज हो गया। इस 2% की वजह से ये 360 इंक्रीज हुआ। अब चूंकि ये जो 360 है वो 3 साल के अंदर इंक्रीज हुआ है। देखो टोटल इंक्रीज जो है ना 3 साल का, वो है 360। तो अगर आप इसको 1 साल का इंक्रीज कहना चाहो तो कितना होगा, 120 रुपए होगा। भाई 3 साल में अगर 360 हुआ है तो 1 साल में कितना होगा, 120 होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2% जो है वो एक तरीके से 120 के बराबर है, क्योंकि हमें भी पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नॉर्मली हम पर ईयर लिखते हैं, वार्षिक लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो 2% है वो भी वार्षिक वृद्धि हुई है। ये भी क्या हुई है, वार्षिक वृद्धि हुई है। लेकिन आप यहाँ पर 360 लिख कर रहे हो, ये तो 3 साल का ब्याज है, तो आपको इसको 1 साल में कन्वर्ट करके फिर आपको कंपेयर करना है कुछ इस तरीके से। तो अगर 2% की वैल्यू 120 है तो फिर 100% कितना होगा, तो आप क्या कर लोगे, 120/2 इंटू क्या कर लोगे, 100। कितना मिलेगा यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, 60 टाइम्स कट गया, 60 इंटू 100 कितना हो गया, 6000 रुपीज हो गया। यानी राशि कितनी थी, मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था, 6000 रुपये था। आई बात समझ में। सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका है। आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है ये सवाल। अगला सवाल देखो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। ये आपको कह रहा है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI, मूलधन यानी प्रिंसिपल P का कितना है, 16/25% है। ये आपको कंडीशन दे रखी है। आगे क्या कह रहा है, यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो। ये कह रहा है कि रेट साथ ही साथ टाइम, यानी जो ईयर्स के अंदर आपको टाइम दे रखा है, दोनों के दोनों इक्वल है। मान लेते हैं दोनों के दोनों की वैल्यू x है, रेट x परसेंटेज है, टाइम x ईयर्स है, ठीक है। तो आपको दर और समय दोनों ज्ञात करना है, आपको दर और समय दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100, P/R/T/100। और ये किसके इक्वल दे रखा है, 16/25 P के। अब आप यहाँ तक आने के बाद देख सकते हो कि ये जो P है, इस P से ये P कट गया, ठीक है। बाकी हमें पता है कि R और T दोनों की जगह हमें X रखना है, ठीक है, दोनों की जगह हमें X रखना है। तो यहाँ पर X कितना हो जाएगा, X का स्क्वायर, और ये 100 जब उस तरफ चला जाएगा तो कितना आएगा, 1600/25। यहाँ से आप देखोगे X कितना मिलेगा आपको, 40/5, यानी कितना हो गया, ये 8 हो गया। कितना हो गया, 8। यानी अगर आपको बोला है टाइम तो कितना, 8 ईयर्स, और अगर आपको बोला है रेट कितनी तो 8%। क्लियर। तो ये है हमारा आंसर। सिंपल सी चीज है, बस जैसा कह रहा है सवाल वैसे वैसे करते जाओ। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है ये 10वां सवाल आपको कह रहा है, किस्त वाला सवाल है। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको पार्ट A के जब हमने सवाल किए थे, जहां पर हमारे पास ऑप्शन थे, वहां पर हमने इस टाइप के सवालों को देखा था। वहां पर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था। सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% है तो फिर प्रत्येक किस्त कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। किस्त का फॉर्मूला साधारण ब्याज के लिए मैंने आपको बताया था, 100A/100T प्लस R/T/T-1/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है। बाकी कैसा आया, कब लगाना है वो तो मैंने बता दिया। कैसे आया ये सारी चीजें फिलहाल हमें इतनी जरूरत नहीं है। फिलहाल इस बुक में जितना सॉल्यूशन इन सवालों के लिए हमें चाहिए उतना हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम ये चैप्टर पूरी तरीके से शुरू करेंगे ना, जब थ्योरी इसकी करेंगे, तब सारी चीजें हम ये डिस्कस करेंगे, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। और भी किस टाइप के सवाल बनते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी।
फिलहाल यहाँ पर देखें अगर, तो इंस्टॉलमेंट कितनी है ये हमें फाइंड करना है। 100 इंटू ए कितना हो जाएगा, 3600 इंटू 100 करोगे कितना आएगा 3600, और पीछे लगा लो आप डबल जीरो, बट्टा टी कितना दे रखा है, टी आपको दे रखा है 5, तो 5 इंटू 100 कितना हो गया 500। आर की जगह कितना रखोगे 10, यहाँ पे रख लोगे आप 10, ठीक है। इसके अलावा टी कितना है, टी दे रखा है 5, और यहाँ पे 5 रखोगे तो 4, 5 इंटू 4 20, और ये 10 कितने हो गए 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 200, 200 बट्टा 2 करोगे तो कितना हो गया 200 बट्टा 2 100 हो गया। 500 और ये वाला 100 डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूँ मैं इधर, ठीक है, डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूँ, तो कितना हो गया फिर ये 600, डबल जीरो से डबल जीरो काट लो, 6 से इसको काटोगे कितना आ गया 600 रुपये आ गया, कितना आया 600 रुपये। यानी जो इंस्टॉलमेंट है प्रत्येक किस्त की राशि है वो कितनी है 600 रुपये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप अच्छी तरीके से सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है, एक एक सवाल आपको ट्राई करना है। जब हम आपका ये वर्जन पूरा कंप्लीट हो जाता है हिंदी वाला, इसके बाद आपको इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल की तरफ जाना है। इंग्लिश आर एस अग्रवाल के भी सॉल्यूशन मैंने पूरी तरीके से करा रखे हैं, पूरा चैप्टर है उसमें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर किसी दूसरे चैप्टर की भी बात कर लो आप, वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हिंदी की तुलना में इंग्लिश में क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बहुत ही ज्यादा है, तो आपको ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, ज्यादा और भी चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ होने के बाद एक बार इंग्लिश वाली चीजें भी जरूर देख लो, अगर आपको और नई चीजें सीखनी है और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज का इश्यू नहीं आएगा क्योंकि वहां पर समझाने वाला तो मैं ही हूँ, मैथ्स तो मैथ्स रहेगी, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हर सवाल को मैं वहां पर हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 1,40,000 रुपए 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करता है। 2 अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स है, ए एंड बी, दोनों में मिलाकर 1,40,000 निवेश करता है। ये कह रहा है कि बॉन्ड ए पर 12% वार्षिक आय तथा बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक आय है, परंतु यह प्रतिबंध भी है कि बॉन्ड बी में निवेश की राशि बॉन्ड ए में निवेश की राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, 40% रख लो या इससे कम रख लो। तो वह व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी अधिकतम आय प्राप्त कर सकता है, प्रतिवर्ष कितनी अधिकतम आय आप ज्ञात कर सकता है वो व्यक्ति, ये आपको फाइंड करना। अब एक चीज देखना, बॉन्ड ए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मिल रही है, ठीक है, बॉन्ड बी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% मिल रही है। इस चीज को ध्यान से देखना। सवाल में हमको ये चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैक्सिमम आय मिलनी चाहिए। तो मैक्सिमम आय आपको कब मिलेगी, जब आप बॉन्ड बी में ज्यादा पैसा जमा करोगे, क्योंकि बॉन्ड बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। मतलब अगर आप इसमें जितना ज्यादा पैसा जमा कराओगे उतना आपको फायदा है, बचा हुआ पैसा फिर आप भले इसमें लगा देना। लेकिन सवाल ने साथ साथ ये भी कह दिया कि आप बॉन्ड बी में 40% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। आप इसमें जितना भी करते हो उसका 40% मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो। 40 से ज्यादा अगर आप 50, 60, 45 ये सब लगाते हो तो वो नहीं चलेगा। 40% से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पर 100 रुपए निवेश किए, ठीक है, यहाँ पर मान लिया 100 रुपए निवेश किए, तो यहाँ पर आप 40 रुपए कर सकते। आई बात समझ में, इसका 40%। देखो आप करने में तो 35 भी कर सकते थे, 30 भी कर सकते थे, लेकिन सवाल कह रहा है 40% से अधिक नहीं कर सकते थे। तो 40% से अधिक नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं। तो मैंने 30, 35, 15 ये क्यों नहीं लिखा, 40 क्यों लिखा, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। और अभी मैंने कहा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो जितना हो सके उतना धन आप बी में निवेश करो। तो इसलिए हमने पूरा का पूरा 40% जितना हम कर सकते हैं उतना निवेश कर दिया इसके अंदर। तो ये है हमारा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। देखो 20 से काटोगे 5 बार में कट गया, 20 से काटोगे 2 बार में कट गया, तो कितना आ रहा है 5:2। यानी जो भी आपका टोटल निवेश है उसको आप 5:2 के अनुपात में निवेश कर दो। तो कुल मिलाकर ये कितना आ रहा है 7। लेकिन कुल मिलाकर एक्चुअल में कितना है ये है एक्चुअल में 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 है। कितना गुना है ये आप देख सकते हो 20,000 गुना है। तो इसको आप 20,000 कर लो, ये 1,00,000 हो गया, ठीक है, और इसको 20,000 कर लो तो ये कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। ए और बी में कितना कितना इंडिविजुअल निवेश करना है ये हमने निकाल लिया। अब टोटल आय मिलेगी कितनी, ब्याज के रूप में कितना मिलेगा ये हमें देखना है। तो जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो आपको मिलेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो 1,00,000 रुपए की बात करें अगर, तो हमें पता है कि 1,00,000 का 12% हमें मिलेगा, कितना हो गया 12,000 रुपए। और अगर हम बात करें स्कीम बी में जहां आपने 40,000 रुपए निवेश किए हैं, यहाँ पर आपको 16% मिलेगा, क्योंकि 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये काट लो, 16 चौक 64 और ये पीछे 2 जीरो, कितना हो गया 6400 रुपए। इनको जोड़ लो, 0 0 4 8 1, ये कितना हो गया 18,400। यानी कुल मिलाकर आपको ब्याज के रूप में कितना मिलेगा 18,400। तो आपने जो निवेश किया है वो तो मिलेगा, प्रॉफिट और कितना आएगा, तो आएगा 18,400। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, एक बार ट्राई करो, थोड़ा अलग सवाल है ये, कन्वेंशनल तरीके से करेंगे इसको। क्या कह रहा है देखो,
किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में 15,006 रुपए हो तो फिर ज्ञात कीजिए कि वह प्रतिवर्ष कितना धन जमा किया उसने, प्रतिवर्ष कितना रुपया उसने जमा किया, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में कुछ राशि जमा कर रहा है। जैसे 3 वर्ष का उसका ये कह रहा है पूरा हिसाब किताब है। ठीक है, ये तो शुरुआत हुई, यहाँ से प्रेजेंट है, ये तो यहाँ से शुरुआत हुई, या 0 लिख दो इसको बोले। ये है 1 साल खत्म होने के बाद, ये है 2 साल खत्म होने के बाद, ये है 3 साल खत्म होने के बाद। तो जैसे ही पहला साल शुरू हुआ इसने क्या कर दिया, X रुपया जमा कर दिया। ठीक है, फिर जैसे ही ये साल खत्म हुआ इसने X रुपया और जमा कर दिया, क्योंकि दूसरा साल शुरू हो रहा था ना, उससे प्रारंभ में इसने X रुपया और डाल दिया। फिर जैसे ही ये खत्म हुआ उसने X रुपया और डाल दिया यहाँ पर, फिर नहीं डाला क्योंकि अब तो खत्म हो गया, अब आगे कुछ है नहीं, अब कुछ नहीं डाला। 3 बार इसने X रुपया डाले। अब होगा क्या कि इस X के ऊपर 1 2 3 साल का ब्याज मिलेगा, इस X के ऊपर 1 2 साल का ब्याज मिलेगा, और इस X के ऊपर ये वाला 1 साल का ब्याज मिलेगा। सही है, इस पर 3 साल, इस पर 2 साल, इस पर 1 साल ये ब्याज मिलेगा। ब्याज प्लस इन सारे मूलधन को भी हम जोड़ देंगे तो जो फाइनल उसके खाते में होगा वो किसके बराबर दे रखा है, 15,006 के। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस X रुपए का 3 साल का मिश्रधन प्लस इस X का 2 साल का मिश्रधन प्लस इस X का 1 साल का मिश्रधन बराबर 15,006। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज कितना X इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 11%, इंटू टाइम कितना 3 साल, क्योंकि 3 है ना, 1 2 3 और अपॉन में 100, ये आ गया इसका 3 साल का मिश्रधन। प्लस इसको जोड़ो, X प्लस X इंटू 11/2 इंटू 2/100। ठीक है, इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 साल के लिए मिश्रधन मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें X प्लस X इंटू 11/100, इंटू 1 करने की जरूरत है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 15,006। इसको सॉल्व कर दो और X निकाल लो। ठीक है, तो X और X कितना हो गया 3X। इसके अलावा ये हो गया देखो 33X, ये हो गया 22X और ये हो गया 11। 33 22 और 11, देखो 33 22 और 11 कितना हो गया, ये 66 हो गया। ठीक है, तो प्लस का 66X अपॉन 100, ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है 15,006 के। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है हमें। जब हम इनको आगे देखते हैं, जोड़ते हैं, तो देखो यहाँ पर कितना मिल रहा है 300, ये हो गया 366X अपॉन 100 और ये इक्वल में हो गया 15,006। 100 उस तरफ भेज दो, 366 को डिवाइड में लेके आ जाओ। इसको मिटा रहा हूँ, आई होप आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया है, समझ लिया इसको। ठीक है, X की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई 15,006 इंटू 100 और अपॉन में कितना है 366। ठीक है, इसको अगर अपन 6 से काटने की कोशिश करते हैं तो ये कितनी बार में कट गया, 61 टाइम्स कट गया। इसको अगर 6 से काटें तो 2 बार में, 3 आगे चला जाएगा 5 बार में, फिर 0 और फिर 1। इसको और अगर अपन काटें तो देखो 6 बार में कट जाएगा ये 246 तक। ठीक है, 246 तक कट जाएगा, फिर 4 आगे चला जाएगा, 4 बार में तो नहीं कटेगा पूरा। ठीक है, 61 को अगर देखो, अगर मैं डायरेक्ट 6 बार में काटता हूँ, 6 नहीं सॉरी 4 बार में काटता हूँ, हाँ तो फिर कट सकता है। देखो 4 बार में, 6 बार में गलत बोल रहा था, 4 बार में काट लो। 4 बार में क्या होगा, 244 तक कट गया, 6 आगे भेजोगे वो फिर से कट जाएगा 1, और 41 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा X की वैल्यू 4100 रुपीज आ जाएगी। यानी उसने प्रत्येक साल के आरंभ में कितना रुपया जमा कराया, तो उसने 4100 रुपीज जमा करवाया। क्लियर, कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज अच्छी तरीके से आपको समझ में आ ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल कह रहा है कि एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए। एक 10 वर्ष का लड़का है, उसके पिता ने उसके लिए 50,000 रुपए छोड़े। ठीक है, जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए, उसको ट्रस्ट में जमा कर दिया। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। जैसे ही ट्रस्ट को यह पैसा मिला, ट्रस्ट ने इसको आगे किसी को उधार दे दिया 4% ब्याज के रूप में। तो ट्रस्ट को ब्याज तो मिलेगा, मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा मूलधन के ऊपर ब्याज भी मिलेगा। कितने हिसाब से, 4% की रेट से। कितने साल तक के लिए मिलेगा तो ये देखते हैं आगे क्या है, टाइम अभी मैंने लिखा नहीं है वहां पर, आगे देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ट्रस्ट 1200 रुपए प्रतिवर्ष लड़के को खर्च के रूप में देता है
तथा ट्रस्ट का खुद के जो फीस है या फिर आप कह सकते हो ट्रस्ट का जो खुद का खर्चा है वो 300 रुपये वार्षिक है, ये भी है। तो ट्रस्ट क्या करता है कि उसने ट्रस्ट के पास जैसे 50,000 आया उसने आगे उधार दे दिया, ट्रस्ट को वापस जरूर मूलधन और ब्याज मिलेगा लेकिन ट्रस्ट का खुद का खर्चा भी तो होगा उसमें से। तो 1200 तो ये और 300 ये, 1500 रुपये सालाना ये खर्च कर रहा है ट्रस्ट। तो इस प्रकार से 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना रुपया मिलेगा आपको ज्ञात करना है। 10 वर्ष की आयु में जमा कराया था, 18 वर्ष की आयु में उसको वापस मिला, यानी 8 साल के लिए पैसा कहीं ना कहीं ट्रस्ट के पास था या ट्रस्ट ने जिसको भी दिया आगे। तो टाइम कितना है, 8 साल है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये तो है ट्रस्ट को जो टोटल पैसा मिलने वाला है, ठीक है, ट्रस्ट को जो टोटल पैसा मिलने वाला है, अमाउंट लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। इसके अलावा 1500 रुपये वार्षिक, और कितने, 8 साल के लिए। तो 1500 इंटू 8 कर दोगे कितना आएगा, 12,000 रुपये आएगा। 1500 इंटू 8 कर दोगे कितना आएगा, 12,000 रुपये। तो ये ट्रस्ट को मिला। इसके अलावा 12,000 आप माइनस कर लो, जो भी पीछे बचेगा वो उस लड़के को दे देंगे। तो देखो यहाँ पर ये 00 से 00 कट गया, 8 इंटू 4 कितना हो गया, देखो 32 हो गया, और इन सबको गुणा कर लो, ठीक है, 32 इंटू 5 कर देते हैं। देखो ये तो यूं कहीं रहने देते हैं, 4 0, 5 इंटू 2 10 करोगे, ये आएगा एक, 5 इंटू 3 15, और एक कितना हो गया 16, पीछे लगा दो 4 0, 1 2 3 4, और ये 50,000 और जोड़ दो इसके अंदर, ये 50,000 हम और जोड़ देते, इसको थोड़ा सही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर क्या था, अपॉन में 100 था, 100 से पहले तो इसको काट रहा हूँ मैं, अब गुणा करना है, पिछली बार हमने एक गलती कर दी थी। यहाँ पर आएगा 1 0 1 0, और ये कितना हो गया 160 हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर कितना हुआ 0 0 0 6 और 6, इसमें से आप 12,000 माइनस कर लो, तो 0 0 0 4 और 5, 54,000। लड़के को कितना मिलेगा, तो 54,000 रुपये मिलेंगे। क्लियर, ये 12,000 मैंने माइनस किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की और इस चैप्टर के, और इसी के साथ इस चैप्टर को भी हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। ये क्या कह रहा है, देखो सवाल अलग सवाल है थोड़ा। एक व्यक्ति ने 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपये की मासिक 10 किस्तों में 10 मास में वापस करेगा। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी आपको ज्ञात करना है। भाई 9,000 रुपये उसने उधार लिए, ठीक है, अब वो 9,000 रुपये हर महीने 1,000 कर करके जमा कर रहा है, वापस उसको चुका रहा है। तो इस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर अगर वो 1,000 रुपये की 10 किस्तें दे रहा है, इसका मतलब टोटल मिलाकर वो आदमी दे कितना रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है। लिए उसने 9,000 थे, लेकिन कुल मिलाकर वो कितने चुका रहा है, तो कुल मिलाकर वह 10,000 रुपये चुका रहा है। ब्याज कितना हो गया, 9,000 की जगह अगर 10,000 चुका रहा है तो ब्याज कितना हो गया, 1,000 रुपये हो गया। टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 1,000 रुपये हो गया, है ना। अब ये 1,000 रुपये कैसे मिला है ये ब्याज, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखो इतना तो क्लियर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है, तो इंटू R अपॉन 100 कर रहा हूँ यहाँ पर, और इंटू टाइम कितना है, तो टाइम को भी अभी कंसिडर करते, चला इसको हटा ही देते हैं एक बार के लिए। ऐसे समझना, जैसे ही उसने 9,000 रुपये उधार लिया, जैसे उसने 9,000 रुपये उधार लिया, तो 1 महीने तक तो 9,000 रुपये उसके सर पर थे। अब उसने 1,000 रुपये चुका दिए, है ना। जैसे 1 साल खत्म हुआ, 1 साल या मासिक बात कर रहा है, तो जैसे 1 महीना खत्म हुआ तो उसने क्या कर दिया, 1,000 रुपये दे दिए। अब उसके सर पर 8,000 रुपये बचे। फिर 1 महीना बीता, उसने और 1,000 रुपये दे दिया, अब उसके खाते में या फिर उसके सर पर 7,000 रुपये बचे। इस तरीके से वो हर महीने पैसे जमा कर रहा था, तो उसका जो मूलधन था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, है ना। मूलधन जो है धीरे धीरे कम हो रहा था। तो शुरुआत में उसके सर पर 9,000 रुपये थे, 1 महीने के बाद उसके सर पर 8,000 रुपये रहे, है ना। यानी 9,000 के ऊपर जो भी ब्याज मिलने वाला है वो 1 महीने का ब्याज होगा। आप गलती से पूरा 10 महीने का ब्याज नहीं निकाल दें, क्योंकि 10 महीने तक थोड़ी थे 9,000 रुपये उसके सर पर 9,000 तो केवल 1 महीने तक रहा था। फिर जैसे ही 1 महीना बीता उसने 1,000 रुपये दे दिया, अब उसके सर पर 8,000 है, तो 8,000 रुपये के ऊपर 1 महीने का ब्याज मिलेगा। फिर वो 8,000 अपने आप 7,000 में कन्वर्ट हो गया, फिर वो धीरे धीरे 6,000 में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे करके 1,000 रुपये बचे लास्ट, इस तरीके से। और हर मूलधन के ऊपर 1-1 महीने तक ब्याज मिला, क्योंकि हर बार मूलधन चेंज हो रहा था, कम हो रहा था धीरे धीरे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है वो तो हमें नहीं पता, इसको मैंने इंटू R अपॉन 100 कर दिया। मूलधन ये पूरा का पूरा है, ध्यान रखें, ये पूरा का पूरा मूलधन है, R% के हिसाब से 1 महीने का ब्याज है हर एक के ऊपर। अब महीना है, इसको साल में बदलने के लिए मैं 12 से भाग लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। ऐसे सवालों की आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। हिंदी वाली बुक में तो ये एक ही सवाल है, इंग्लिश वाली के अंदर भी शायद ये इस टाइप का एक भी नहीं मिलेगा, शायद इंग्लिश वाले के अंदर जब मैंने कराया था, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा मुझे एक भी सवाल नहीं मिला था इंग्लिश वाले में। तो इसके लिए आपको अदर बुक्स भी रेफर करनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है आप किस प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप SSC या
बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो जरूर आपको हायर लेवल की तरफ जाने की जरूरत है। ऐसे सवालों की थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब हम थ्योरी करते हैं तो हम खूब सारे सवाल करते हैं, फिलहाल यहाँ पर जितनी जरूरत है उतना कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखी है, और जब गिनती लिखी हो तो उसको कैसे जोड़ते हो, n plus 1/2 करके। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। n कितना है, 9 तक गिनती लिखी है, तो 9 × 10 बट्टा कितना कर दोगे, 2 कर दोगे, ठीक है। 1000 सब में कॉमन आ रहा है, तो 1000 हमने एक बार के लिए कॉमन ले लिया। अब वापस से इधर लिख देता हूँ 1000 × r बट्टा 100, और यहाँ पर 1/12, ये हो गया 1000 के बराबर। ये लो 1000 से 1000 काट लो। इसके अलावा इस 0 से ये 0 काट लो, और कुछ कट सके तो 3 से काट लो 3 बार में, 3 से काट लो 4 बार में, ठीक है। और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो देखो 4 × 2 कितना हो गया 8, 8 × 10 कितना हो गया 80, और ये बट्टा में चला जाएगा 3। तो r की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 80/3। भाग लगाते हैं अगर, तो 2 बार में चला गया, 2 अगर आगे भेजोगे 6 बार में चला गया, 18 तक पीछे बचेगा 2 और फिर बचेगा 3। तो 26 सही 2/3%, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल में। क्लियर। तो इसी सवाल के साथ हमारा ये जो चैप्टर है और ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आई होप अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर आपको समझ में आया है। इंग्लिश वाली RS अग्रवाल की तरफ जरूर जाएं, ये सब कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे भी आपको खूब सारे सवाल मिलेंगे। वहाँ से सीखो, कुछ और नई चीज़ें सीखो, और भी अपने लेवल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग होती रहेगी। वीडियो में जरूर लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।